क्लास 10th। इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने वाले हैं। भौतिक किताब का है। तो अति लघुत्तरीय जो है इसे पीछे वाले वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो में आपको लघुत्तरीय पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर पर ले चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन से क्या का तात्पर्य है। पेज नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे लिखा है, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसको समझाते हैं क्यों कहा जाए। आप कभी कभी देखते होंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, पारदर्शी पदार्थ एक कांच हुआ और पानी भी एक पारदर्शी पदार्थ हुआ। ठीक है, तो एक पारदर्शी पदार्थ में, जब एक पारदर्शी पदार्थ है ये कांच, उसमें एक पारदर्शी पदार्थ और दे दिया पानी। उसमें जो आप कोई पदार्थ देंगे, जैसे पेंसिल देखेंगे, कोई छड़ी देखेंगे, उसमें आप दीजिएगा तो आपको लगेगा ऊपर का पानी से ऊपर वाला भाग, पानी से अंदर वाला भाग, दोनों का दिशा थोड़ा अंतर दिखाई देगा। वो नीचे वाला जो है पानी से नीचे वाला थोड़ा तिरछा, थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण लिखे। हम कॉपी में भी लिखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन, दिशा का बदल जाना की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग 2 उदाहरण लिखे। कितने उदाहरण? 2। देखिए, पानी में छड़ी का मुड़ा हुआ दिखा। कभी कभी आप देखते होंगे किसी पानी में आप देखेंगे तो छड़ी जो है देखेंगे तो मुड़ा हुआ दिखाए। दूसरा क्या है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। आप किसी बाल्टी में पानी भरिए, उसमें पानी में आप देखिए तो लगेगा क्या, जो उस पानी की बाल्टी की जो गहराई है थोड़ी कम है। नहीं आपको यकीन हो रहा है तो आज आप प्रयोग करके देखिए। किसी बाल्टी में पानी भरिए और उसको ऊपर से देखिए तो आपको लगेगा जो क्या, जो बाल्टी की गहराई क्या है, कम है। पहला प्रयोग समझ गया, पानी में छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। दूसरा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना या कम प्रतीत होना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम ले चलते हैं ना आपको। चलिए, तीसरा का पहला देखिए, प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। बोला किरण आरेख खींचने के लिए पहला का, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होती है। चलिए आंसर देखिए, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। इसका किरण आरेख हम आपको ले चलते किताब में दिखाते हैं। पेज नंबर 23 में आइए और यहाँ पे इसका किरण आरेख खींचिए। 2.4 है इसका, यही किरण आरेख है। देख लीजिए 2.4 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए, तीसरा का ये समझा दिया, तीसरा का भी समझेंगे। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होगा। तो आंसर देखिए, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। चलिए इसका चित्र आरेख बताते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पेज नंबर 24 है। चित्र देखिए 2.5। ये जो है इसका किरण आरेख है। ये आप बना लीजिएगा कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन ले चलते हैं आपको। पांचवा क्वेश्चन है,
कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के किरणों का नामांकित चित्र बनाएं। इसका भी वही आंसर होगा जो इससे पहले वाला का था। यही आयताकार चित्र बना है, आयताकार चित्र बना है 2.5 का, ये भी बनेगा इसी में भी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन पे आपको हम ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? चलिए, तो इस पर इसका क्वेश्चन हम आंसर लिखा देते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? चलिए, इसका आंसर दिखा देते हैं। इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए, आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 7वां क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। चैप्टर में दिखा देते हैं आपको, चैप्टर के अनुसार। पेज नंबर आप 26 में आइएगा, यहाँ लिखा है अपवर्तन के नियम। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। पहला नियम क्या है? जो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या है नियम? दूसरा नियम अपवर्तन का यह है, जो किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण मतलब रंग हुआ के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक ही नियतांक हो। फिर पढ़ लेते हैं। किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण या रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया अनुपात एक नियतांक हो। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। 8वां है, स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। चलिए, समझा देते हैं। देखिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक ही नियतांक हो। प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, उसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, स्नेल का नियम बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। इसका ये भी है फॉर्मूला, साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम आपको ले चलते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक ही नियतांक हो। साइन आई बराबर साइन आर इसका फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। आपको ये समझा दे, जो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है,
इस कथन का क्या अर्थ है? तो संकेती इसका आंसर है, प्रकाश हीरे में निर्वात यानी शून्य की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है। ठीक है, समझ गए आप? अगला क्वेश्चन पे आपको हम ले चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। यदि वायु, तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.00 है, 1.47 है, एक तथा 1.33 है, तो समझाइए कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी। चलिए इसका आंसर आपको हम बताते हैं। चलिए 10वां का आंसर बताते हैं। प्रकाश की किरण पुंज जब वायु से तारपीन में प्रवेश करेगी, प्रकाश की किरण पुंज जब वायु से तारपीन में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, प्रकाश की किरण पुंज जब वायु से होकर तारपीन में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 है। कितना है? 1.47 है। तारपीन का अपवर्तनांक कितना है? 1.47। और वायु का अपवर्तनांक क्या है? 1.0003 है, यानी 1 से अधिक है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की गति तारपीन में धीमी हो जाएगी। इसका मतलब प्रकाश की गति तारपीन में क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आपको हम ले चलते हैं। चलिए तो आपको 11 क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है, आपको एक अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार पट्टी दी जाए, उनके सतह को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे पहचानेंगे? जो आपको 3 लेंस कोई भी मतलब कांच का पट्टी दे दिया है, नहीं समझे, एक कांच का टुकड़ा 3 ठो दे दिया मान के चलिए आपको उसमें बोलेगा आपको इसको छूना नहीं है, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है, कौन कांच की पट्टी है? ठीक है, आपको हम बताते हैं। देखिए पहला, देखिए आंसर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिए। पहला उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस में अक्षर बड़े दिखाई देंगे। अगर कोई लेंस से आपको अक्षर बड़े दिखाई दे तो कौन लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की पहचान हो गई। अब आया अवतल लेंस। अवतल लेंस में अक्षर छोटे दिखाई देंगे। तो ये जो है अवतल लेंस का पहचान हो गया। उत्तल लेंस में अक्षर बड़े दिखाई देंगे, अवतल लेंस में अक्षर छोटे दिखाई देंगे। कांच की वृत्ताकार पट्टी में वस्तु के आकार का बराबर प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर आप किसी वस्तु को कांच की वृत्ताकार पट्टी से देखेंगे तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा आपको दिखाई देगा। ठीक है, उत्तल लेंस में अक्षर बड़े दिखाई देंगे, अवतल लेंस में अक्षर छोटे दिखाई देंगे। कांच की वृत्ताकार पट्टी का में वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब दिखाई देगा। चलिए नोट कर लीजिए आप। चलिए तो आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन लिखा है, किसी उत्तल लेंस द्वारा आप सूर्य की किरणें को किसी कागज पर फोकसित करते हैं
तो वह जल उठता है, कारण स्पष्ट करें। देखिए उत्तल लेंस क्या करता है, अभी आपको बताया जो उसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, यानी प्रकाश को वो क्या करता है, अभिसारित करता है, प्रकाश को अपनी तरफ खींचता है। मान के चलिए सूर्य के प्रकाश, सूर्य क्या होता है, गर्म, सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी ऊष्मा भी आती है, नहीं समझे, जिससे कारण ऊष्मा कागज पर पड़ने के कारण वो कागज जल उठता है। संकेत में देखिए, संकेत इसका आंसर है, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी आती है, उसमें ऊर्जा मतलब गर्म ऊर्जा भी आती है। अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होती है। आप कभी बच्चे में आप देखे होंगे, अब सब बच्चे में देखते होंगे जो कागज पर लेंस एक आता था, वो कागज पर सूर्य का प्रकाश देते तो कागज जल उठता था। वो एक छोटे से हिस्से में जो है सो फोकसित करेगा, जैसे लाइट होता है, टॉर्च होता है, उसमें भी कागज के छोटे से हिस्से में फोकसित होती है, जिससे कागज का वह हिस्सा जल उठता है। तो आप 12 का संकेत में दिया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, उत्तल लेंस को आँख के सामने देखकर सूर्य को देखना क्यों मना है। अब आप समझिए, जो उत्तल लेंस से सूर्य का प्रकाश आता है उसमें ऊर्जा भी है, जो कागज को जब जला उठता है तो हमारे आँखों पे देखेंगे तो हमारे कागज आँखों का क्या हाल होगा, नहीं समझे। आंसर पढ़ लीजिए, इसका संकेत में दिया है, उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा, जो आग की ऊष्मा होती है, सूर्य से आती ऊष्मा आँख के रेटिना, हमारा जो प्रतिबिंब बनता है आँख में, किस भाग पर बनता है, रेटिना पर, रेटिना पर फोकसित होकर उसे अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है। आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए 14-15 आलेख है, ये नहीं बनाइएगा। 16 पे ले चलते हैं ना आपको, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, तो यहाँ बॉक्स में दोनों साइड दिया है, आप नोट कर लीजिए, ये चीज़ हम समझा देते हैं। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। इसका विपरीत इस साइड होगा। ये प्रकाश को अभिसारित करता है, ये प्रकाश को अपसारित करता है। इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है, देख लीजिए, आप नई किताब है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको हम ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। आपको एक चीज़ समझा देते हैं, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है और अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस की स्थिति में एक वास्तविक फोकस पर अभिसारित होता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस की स्थिति में वास्तविक फोकस पर अभिसारित होता है, इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18, देखिए क्या लिखा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, यदि एक वस्तु की लेंस की दूरी 2f से अधिक दूरी पर हो, जब उसकी दूरी 2f से अधिक दूरी पर हो, जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाए तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार बदल जाएगा, तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। फोकस अगर बढ़ेगा तो प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ेगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए
तो आपको अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। लिखा है लेंस की क्षमता से आप क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। इसका मात्रक क्या होता है लेंस का, लेंस की क्षमता का, और लेंस की क्षमता कहते किसे हैं, इसका बारे में हमको बोल रहा है बताने के लिए। चलिए आपको बताते हैं। लेंस आप समझते हैं और इसका क्षमता के बारे में बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं हम। इससे क्या होगा, आपको लिखने में भी कठिनाई नहीं होगी, समझ में आएगा। देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी के विलोम यानी उल्टा, किसी लेंस की फोकस दूरी के जो उल्टा होता है उसे ही लेंस का क्षमता कहा जाता है। किसी लेंस की फोकस दूरी के विलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे किसके द्वारा, इसका मात्रक क्या होता है, इसे पी के द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? पी के द्वारा। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? P इजगल टू 1/f। P इजगल टू 1/f। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं इसको, लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। ठीक है, चलिए तो आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आप ऐसे हमारे चैनल पे बने रहे, इसमें हम आपको 9th 10th 11th 12th ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। जैसे ही आपने इससे पीछे वाले वीडियो को अपना प्यार दुलार दिया, ऐसे इस वीडियो को भी आप अपना प्यार दीजिएगा, ये भी, इसका भी अच्छा व्यू उसी वीडियो की तरह जाए। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष और प्रकाश केंद्र के मूल बिंदु मानकर, मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष मानकर प्रकाश केंद्र के मूल बिंदु मानकर यू भी एफ यू बीम की दूरी को बोलते हैं, भी प्रतिबिंब की दूरी को, एफ के चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे? तो आप देखिए यहाँ आंसर हम लिख चुके हैं। मुख्य अक्ष को x मानकर u ऋणात्मक होगा। u क्या होगा? u ऋणात्मक। आप जो है, अभी तो हमारे पास व्यवस्था नहीं है टीवी स्मार्ट बोर्ड का, आप एक उत्तल लेंस देखिएगा तो एक बीच में मूल बिंदु रहता है ऐसे करके, तो ये बाईं ओर जो रहेगा वो ऋणात्मक रहेगा, तो बाईं ओर जो है u रहता है, क्या रहता है? u। और दाईं ओर जो है धनात्मक रहता है, तो दाईं ओर क्या रहेगा? भी और एफ रहेगा। तो यू ऋणात्मक रहेगा, भी धनात्मक रहेगा, एफ भी धनात्मक रहेगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पे हम ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका संकेती आंसर, चूंकि वस्तु और प्रतिबिंब के बराबर है इसलिए वस्तु को लेंस की दुगुनी फोकस दूरी पर, अगर प्रतिबिंब वस्तु के आकार पर है तो वो उसकी दुगुनी दूरी पर है, यू बराबर 40 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, हाँ यहाँ पर दिया यू बराबर, इसलिए 2f बराबर एफ बराबर 20, इसका उल्टा होता है, आधा हो जाएगा, क्षमता बराबर 100/20, ये कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5D। समझ गए आप? अगला 22 है, कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाई गई लेंस निकायों का उपयोग साधारणतः कहाँ किया जाता है? खूब मतलब लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो जो है ऐसे लेंस निकायों का उपयोग
समानता कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी होते हैं छोटे छोटे जीव को देखने वाले, कीटाणुओं को देखने वाले। और कैमरों के लेंस, कैमरा में भी जो लेंस है वो एक दूसरे संपर्क में लगा दूरदर्शी को, मतलब जैसे दूरबीन के अभिदृश्यों के डिजाइन में किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको लघु उत्तरीय दे चुके हैं, अगले वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय भी देंगे। ठीक है, आपको हमारा चैनल पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सलाह भी रखें। और ऐसे ही हमारे वीडियो को आप अपना प्यार देते रहिए और अपना सेवा प्रदान करने का अवसर भी हमें देते रहिए। धन्यवाद।